नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपराजिता जीएस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक शब्द रचना को लेकर रहेगा। लेकिन इससे पहले हमने आप लोगों को वर्ण रचना पढ़ाया था। वर्ण रचना के हमने 3 भेद बताए थे: उच्चारण स्थान के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारतम्य के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर हमने सब कुछ बता दिया था, उच्चारण स्थान के आधार पर हमने सब कुछ बता दिया था, जितने भेद होते हैं सारे बता दिए थे। ठीक है, आज हम तारतम्य के आधार पर भेद बताएंगे, उसके बाद हम शब्द रचना पे चलेंगे। ठीक है, तारतम्य के आधार पर जो भेद होते हैं, तारतम्य के आधार पर भेद, तारतम्य के आधार पर तारतम्य के आधार पर जो है वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है घोष, एक होता है अघोष। एक होता है घोष वर्ण, घोष, इसी को हम लोग बोलते हैं सघोष, सघोष। एक होता है अघोष। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें क्या करनी है, हमें पढ़नी है। सबसे पहले घोष वर्ण के बारे में हम पढ़ते हैं। घोष वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण में तारतम्य या प्रकंपन की स्थिति पैदा हो जाए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में तारतम्य या प्रकंपन की स्थिति पैदा हो जाए, वह वर्ण क्या कहलाते हैं? वह वर्ण जो है घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, देख लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे घोष। वह वर्ण जिनके उच्चारण में तारतम्य या प्रकंपन उत्पन्न हो, क्या कहलाते हैं? प्रकंपन उत्पन्न हो, वे वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग जैसे चावर्ग, कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, ये सब जो वर्ग होते हैं हमारे, प्रत्येक वर्ग का, इसमें लिख लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। घोष वर्ण कहलाता है। मतलब समझिएगा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जो है तारतम्य या प्रकंपन उत्पन्न हो जाए या कंपन उत्पन्न होता हो, ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण को हम लोग घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये होते कौन से? प्रत्येक वर्ग जो होता है हमारा, जैसे का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। इन सब वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाएगा। ठीक है, घोष या सघोष वर्ण कहलाएगा। फिर से एक बार, वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्रकंपन या तारतम्य उत्पन्न होता हो, ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे? घोष या सघोष वर्ण कहलाएंगे। इन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष या सघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, अगला जो रहेगा हमारा अगला हमारा अघोष के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। नोट लिख के आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे नोट लिख लीजिए। नोट क्या है? देखिए, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन जो है और हा, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा क्या कहलाता है? घोष या सघोष वर्ण कहलाता है। देखिए, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। घोष वर्ण कहलाता है। मतलब समझिएगा, या व राला, या व र ला और हा, ये जो वर्ण हैं ये सब कैसे होंगे? ये सब हमारे घोष वर्ण होंगे। मतलब क्या समझिएगा, या व रा ला के साथ साथ हा को भी हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्वर वर्ण भी क्या होंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। प्रत्येक स्वर वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं।
कहलाते हैं। मतलब समझिएगा, देखिए जो प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या व र ल, ये जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके साथ साथ हा जो है ये भी क्या कहलाएगा, घोष या सघोष वर्ण कहलाएगा। और जितने भी स्वर वर्ण हैं हमारे ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी हमारे घोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अघोष के बारे में। इसके बाद हम लोग अघोष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए अघोष। अघोष इसका जस्ट उल्टा है। जैसे होता है कि इसमें हमने क्या पढ़ा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में तारत्य या प्रकंपन उत्पन्न होता हो उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इसी तरह अघोष क्या होगा, अघोष होगा वे वर्ण जिनके उच्चारण में जो है तारत्य या प्रकंपन पैदा ना हो, मतलब तारत्य या प्रकंपन पैदा ना हो। देख लीजिए अघोष, अघोष वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में तारत्व व प्रकंपन उत्पन्न ना हो, उत्पन्न ना हो, ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे वर्ण को हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। अब जिस प्रकार हमने पढ़ा था घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। मतलब पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमने पढ़ा कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन ऊष्ण व्यंजन कहलाते हैं, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे प्रत्येक जो है ऊष्ण व्यंजन, प्रत्येक ऊष्ण व्यंजन क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। हा को छोड़कर प्रत्येक ऊष्ण व्यंजन अघोष कहलाते हैं, अघोष होते हैं। हा को छोड़कर मतलब समझिएगा, जो जिनके उच्चारण में प्रकंपन की स्थिति ना पैदा हो, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। और इन जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक ऊष्ण व्यंजन हा को छोड़कर क्या कहलाते हैं, हा को छोड़कर जो है अघोष वर्ण कहलाते हैं। तीनों शा और शा और शा, ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये तीनों हमारे अघोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, ठीक। अगला जो अब इसके बाद जो बात कर लेते हैं, हिंदी में काकल्य वर्ण कितने होते हैं, किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी में काकल्य वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, हिंदी में काकल्य वर्ण वर्ण कितने होते हैं की संख्या, या पूछ लिया जाए हिंदी में काकल्य वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा काकल्य वर्णों की संख्या केवल और केवल एक होती है। काकल्य वर्ण की संख्या कितनी होती है, एक होती है। वो क्या होता है, वो हमारा हा है। हा को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो है काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हिंदी में वत्स्य वर्ण की संख्या कितनी होती है। वत्स्य वर्ण की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4 होती है। कौन कौन सी, रा ला जा सा, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। रा ला जा और सा, इनकी संख्या कितनी होती है, ये 4 होती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए अच्छा इसे बोलते कैसे हैं, दांत के नीचे से बोले जाने वाले वर्ण, मतलब दांतों के निचले भाग से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, वत्स्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे रा ला जा और शा, ये सब दांतों के, देखिए जीभ आपके नीचे जा रही है तो दांतों के नीचे से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पटसल वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हिंदी में स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने होते हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण, बात कर लेते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने होते हैं, तो याद रखिए चा छा जा और झा, चा छा जा झा, चा छ जा और झा,
ये क्या है, स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, तो इन चारों में से कोई एक होगा, जिसे क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण कहते हैं। ठीक है, हिंदी में संघर्षी वर्ण की संख्या कितनी होती है। अब बात, यहाँ तो स्पर्श संघर्षी थी, अब यहाँ पे आ गया संघर्षी वर्ण। संघर्षी वर्ण कितने होते हैं, संघर्षी वर्ण होते हैं 3। तीनों शाह जो है हमारे, ये क्या है, ये हमारे संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अगली बात कर ली जाए, हिंदी में विवृत वर्ण या खुला हुआ वर्ण किसे कहते हैं। एक खुला हुआ वर्ण की संख्या कितनी होती है हिंदी में, जो विवृत वर्ण है, विवृत वर्ण, इन्हीं को क्या बोलते हैं, खुला हुआ वर्ण बोलते हैं। इनकी संख्या 1 होती है, ये आ होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, खुला हुआ वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब हिंदी में अर्धविवृत वर्ण कितने होते हैं, अर्धविवृत वर्ण, अर्धविवृत वर्ण की संख्या होती है 3। कौन कौन सी होती है, ए होता है, अ होता है और आ होता है, ऊपर अंक की बिंदी लगी, ये क्या होते हैं, ये हमारे अर्धविवृत वर्ण होते हैं। अब पूछ लिया जाए संवृत्त वर्ण, संवृत्त वर्ण किसे कहते हैं, संवृत्त। अब बात कर ली जाए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ संवृत्त वर्ण, संवृत्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा इनकी संख्या होती है 4। छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनकी संख्या होती है 4। छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया, ये इनकी संख्या हो गई 4, संवृत्त वर्ण की हो गई। ठीक है, अब बात कर लीजिए अर्ध संवृत्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अर्ध संवृत्त वर्ण होते हैं ए और ओ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, अर्ध संवृत्त वर्ण, इनकी संख्या होती है 2। कौन कौन से, तो ए होता है और ओ होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब बात कर ली जाती है, यहाँ पे होता है हमारा ये टॉपिक, वर्ण का टॉपिक खत्म होता है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए हिंदी में काकल्य वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में काकल्य वर्ण की संख्या 1 होती है, जिसे हम लोग हा कहते हैं। वस्य वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मतलब इनका मतलब होता है दांतों के निचले भाग से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो रा, ला, जा, सा, ये होते हैं दांतों के नीचे से बोले जाने वाले वर्ण, जा। ठीक है, अब पूछ लिया जाए स्पर्श संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। चा, छा, जा और झा, चा, छा, जा और झा, ये होती है इनके स्पर्श संघर्षी वर्ण की संख्या। पूछ लिया जाए संघर्षी वर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं। तीनों शाओं को आप रख देंगे तो यह कह जाएंगे संघर्षी वर्ण कहलाएंगे। विवृत वर्ण किसे कहते हैं, विवृत वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो विवृत वर्ण की संख्या 1 होती है, वो क्या होती है, आ होती है। अर्धविवृत वर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं, ए, ओ और आ, ये होते हैं। पूछ लिया जाए संवृत्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संवृत्त वर्ण की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये होते हैं। अर्ध संवृत्त वर्ण की संख्या 2 होती है, ए और ओ। अब हम आते हैं यहाँ पे शब्द रचना के बारे में। शब्द रचना, अब यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, ये वाला वर्ण का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब हमको पढ़ना है शब्द रचना के बारे में। अब बात कर लेते हैं शब्द रचना किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। जैसे हाँ, अगर पूछ लिया जाए शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द की परिभाषा एक लाइन में आपको देनी है। वो कहा जाएगा वर्णों के सार्थक संघात को, मतलब वर्णों को सही तरह से रखा जाना ही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे हम लिख दे रहे हैं कमल लिख दे रहे हैं, कमल लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सार्थक संघात हो गया। अगर हम यहाँ लिख दें मलक, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, यानी ये क्या हो गया, हमारा सार्थक शब्द हो गया। ये क्या हो गया, हमारा निरर्थक शब्द हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन परिभाषा लिख लीजिए। वर्णों के सार्थक संघात को, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कमल, श्याम, राम इत्यादि, ETC लगा दीजिए, ETC।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगर शब्दों के अगर वर्गीकरण किया जाए, शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो शब्दों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। वर्गीकरण शब्दों का, शब्द का वर्गीकरण, इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? एक होता है सार्थक शब्द होता है, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सार्थक शब्द के बारे में बात करेंगे, फिर सार्थक शब्द के भेद के बारे में बात करेंगे, फिर जो है हम निरर्थक शब्द के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। अब हमको यहाँ पे पढ़ना है सार्थक शब्द। सार्थक निरर्थक से सीधा मतलब निकल रहा है, जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ना निकलता उसे क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। ठीक है। अब सार्थक शब्द की परिभाषा लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिख देते हैं हम सार्थक शब्द अब कहते किसको हैं ये देख लीजिए। वे शब्द जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो, वे शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में लिख लेंगे, जिन शब्दों का अर्थ होता हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ होता हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। लिख लीजिए, जिन शब्दों का अर्थ होता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने ऊपर ने लिखा ना, कमल, श्याम, राम, ये सब क्या हो जाएंगे? इनके जैसे हो जाएंगे। जैसे श्याम, राम, कमल, चंद्रमा, सूर्य, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे सार्थक शब्द के बारे में बताते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं। तो सार्थक शब्द के कुल भेदों की अगर बात कर ली जाए तो कुल भेद सार्थक शब्द के 5 होते हैं। ठीक है। सार्थक शब्द के भेद, सार्थक शब्द के भेद, सार्थक शब्द के कुल 5 भेद होते हैं। जो पहला होता है रचना के अनुसार, रचना के आधार पर लिख सकते हैं, रचना के आधार पर सार्थक शब्द। दूसरा होता है उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर। और तीसरा होता है हमारा अर्थ के आधार पर, चौथा होता है हमारा काव्य शास्त्री के आधार पर, और जो हमारा 5वां होता है विकार या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। समझिएगा। अगर बात कर लेते हैं शब्द के भेद की बात कर लेते हैं। शब्द के जो 5 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं? रचना के आधार पर होता है, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर होता है, काव्यशास्त्री के आधार पर होता है, और विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं। ठीक है। अब हमें इन भेदों के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, पढ़ना है। भेद, रचना के आधार पर कुल कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। इस तरह से पूरी जानकारी को करते हुए हमें चलना होता है। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रचना के आधार पर भेद। ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। कि दोस्तों सबसे पहले हमको आज रचना के आधार पे पढ़ना है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो भेद हैं इनको जो है शब्द को, सार्थक शब्द को रचना के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, और यौगिक शब्द होते हैं। सबसे पहले समझिएगा, रचना के आधार पर सार्थक शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, और यौगिक होते हैं। देखिएगा,
पहला रूढ़, रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़, तीसरा यौगिक, यौगिक शब्द। ये तीन शब्दों के बारे, ये तीन के बारे में हमें आज पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हम लोग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, मतलब जिन शब्दों को विभाजित नहीं किया जा सकता, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता, अर्थात जिनमें उपसर्गों का, जिन शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता है या नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो है हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझिएगा, जिन शब्दों का, जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं किया जा सकता, किया जाता, या जिनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे की बात कर लेते हैं, जैसे हमारा घर हो गया, घर का अगर हम विभाजन करेंगे तो घर का विभाजन नहीं होता है। आंगन हो गया, ठीक है, कलम हो गया, आंगन, आंगन, कलम, कलम, इन शब्दों का हम विभाजन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिन शब्द, रूढ़ शब्द के बारे में हम बात कर रहे थे। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। या जिन शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता, या जिन शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर हो गया, आंगन हो गया, कलम हो गया। अगर हम घर को डिवाइड करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं तो एक हो गया घा प्लस रा, इसका कोई मतलब निकला नहीं निकला। आंगन को डिवाइड करें, कमल को डिवाइड करें, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अर्थात इन सब को क्या है, जिन शब्दों को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला जो बात करते हैं हम लोग योग रूढ़ के बारे में बात करेंगे। योग रूढ़ के बारे में बात करेंगे। अगला हम लोग योग रूढ़ के बारे में बात करेंगे। देखिए योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर तीसरा अर्थ निकालते हो। समझिएगा, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो तीसरा अर्थ निकलेगा उसी को क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। लिखिए, देखिए परिभाषा लिख लीजिए। जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर तीसरा अर्थ निकालते हो, तीसरा अर्थ निकालते हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे की बात कर ली जाए, जैसे गजानन की बात कर ली जाए, मतलब क्या हो गया, गज के समान यानी हाथी के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश जी। ये देखिए यहाँ पे निकल आया गजानन, गज प्लस आनन। अगर यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे, गज प्लस आनन मतलब गज के समान जिसका मुख है, उस अर्थात वो कौन हो गया, गणेश जी हो गए। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं दशानन। 10 हैं मुख जिसके, उसे क्या कहते हैं, दशानन कहते हैं। जैसे अर्थात रावण। ये हो गया हमारा, ठीक है, योग रूढ़ शब्द। इसके बाद बात करते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं,
बात कर लेते हैं यौगिक शब्द। जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं दे पाते, मतलब समझिएगा, हमने इसमें योग रूढ़ में क्या बताया, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। अब जब दो रूढ़ शब्द फिर से आपस में मिलेंगे पर कोई तीसरा अर्थ नहीं दे पाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे विद्यालय, विद्यालय, इसमें मतलब क्या है, विद्यालय का, विद्यालय मतलब विद्यालय होता है जहाँ पे विद्या दी जाती हो, ठीक है, विद्यालय। उसके बाद पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये तीनों आपस, ये दो रूढ़ शब्द तो आपस, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक जहाँ पे रहती है उसका जो घर है, मतलब वो पुस्तकों का घर कहाँ क्या क्या कहलाता है, पुस्तकालय कहलाता है। मतलब पुस्तकालय, पुस्तकालय जब इसका तीसरा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, ठीक है, ये दो रूढ़ शब्द तो आपस में मिल रहे हैं परंतु इसका तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। इसकी परिभाषा लिखना चाहें लिख लीजिए। परिभाषा ये होती है, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं दे पाते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, चिड़ियाघर, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो रहेगा, अगला रहेगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। ये तो हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया रचना के आधार पर। अब उत्पत्ति या जन्म के आधार पर जो है शब्द के भेद, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर टोटल 5 भेद इसमें होते हैं, टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है तत्सम, तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, 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 तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है देशज, देशज, चौथा होता है विदेशी और पांचवा होता है संकर, संकर शब्द, ठीक है। ये शब्द होते हैं हमारे उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, ये 5 भेद हैं। पहला होता है तत्सम, तद्भव, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। अब बात कर लेते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द का अगर हम जो है संधि विच्छेद करेंगे तो तत्सम शब्द को हम लोग तत् प्लस सम, मतलब जिस सेम कंडीशन होती है, तत् मतलब क्या होता है, उसके सम मतलब होता है समान। मतलब क्या है, हिंदी के जो शब्द संस्कृत के से निकल कर, मतलब संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी प्रकार प्रयोग किए जाएं। देख लीजिए तत्सम की बात क्या होगी, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी प्रकार प्रयोग किए जाएं तत्सम कहलाते हैं। मतलब क्या है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी प्रकार प्रयोग किए, जो संस्कृत में शब्द प्रयोग हो रहा है वही शब्द हिंदी में वही शब्द प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो संस्कृत के हैं और उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, वो सबसे इजी लैंग्वेज यही है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे बालक, प्रजा, बालक हो गया, प्रजा हो गया, माता हो गया और पिता हो गया। ये सब संस्कृत में क्या होता है, इसी प्रकार प्रयोग होते हैं। जैसे संस्कृत में अगर बालक को पूछ लिया जाए तो कहा जाएगा बालक, हिंदी में अगर बालक तो बालक, हिंदी में प्रजा को प्रजा ही कहा जाएगा, संस्कृत में प्रजा को प्रजा ही कहा जाएगा। तो माता को संस्कृत में माता कहा जाता है, हिंदी में भी माता कहा जाता है। पिता को भी संस्कृत में पिता कहा जाता है, हिंदी में भी पिता कहा जाता है। मतलब ये शब्द चाहे आप संस्कृत के कह लीजिए चाहे हिंदी के कह लीजिए, दोनों एक ही हैं। इसे मतलब समझिए, वे शब्द जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, जो है
तत्सम शब्द कहेंगे। अब तद्भव क्या होता है? हिंदी संस्कृत से निकलकर अपना रूप बदल लेते हैं, मतलब वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपना रूप चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। मतलब समझिएगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होने पर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्भव शब्द कहते हैं। मतलब जैसे अगर बात कर ली जाए, सिर की बात कर ली जाए, ठीक है, कान की बात कर ली जाए, बैल की बात कर ली जाए, भैंस को संस्कृत में भैंस नहीं कहा जाता, ठीक है, बैल को संस्कृत में बैल नहीं कहा जाता, ठीक है। उसी प्रकार पैर को संस्कृत में पादुका कहा जाता है, ठीक है, चरण पादुका होता नहीं, इसी तरह उसकी जैसे लिख लीजिए, जैसे सिर, पैर, बैल, भैंस, कान, ये सब क्या है? ये हमारे जो है तत्भव शब्द है। मतलब फिर से एक बार तत्भव की परिभाषा जान लीजिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु उनका रूप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होने पर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देशज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देशज शब्द किसे कहते हैं? गांव से निकलकर, गांव से जन्म होना, मतलब जिन शब्दों का गांव में जन्म हुआ या पैदा हुआ और जो है संस्कृत से, समझिएगा, फिर से एक बार समझिएगा, वे शब्द जो गांव में जिनका जन्म हुआ और गांव तक ही वे क्या हो गए? सीमित रह गए। मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए गांव में किसी शब्द का क्या हो गया? जन्म हो गया और वो गांव के बाहर वो निकल नहीं पाए। मान लीजिए हमारा जन्म हो गया, हमारा जन्म किसी शहर में, जैसे दिल्ली मान लीजिए, लखनऊ मान लीजिए, कहीं मान लीजिए, हमारा जो जन्म जो है लखनऊ में हो गया मान लीजिए, और हम लखनऊ से बाहर कभी निकल ना पाए, तो हम क्या हो जाएंगे? देशज हो जाएंगे। जैसे वे शब्द जिनका जन्म गांव में हुआ हो और वे शब्द गांव तक ही सीमित हो गए हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे थरिया, मेहरारू, ठीक है, जोरू, ये सब क्या है? जैसे जान लीजिए, मेहरारू हो गया, थरिया हो गया, मनई हो गया। देखिए जैसे थरिया हो गया, थरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? थाली बोलते हैं। तो लेकिन ये गांव में क्या बोलेंगे? थरिया ले आओ यार, थरिया ले आओ, थरिया लाओ ना, यही बोलेंगे ना। उसके बाद जैसे मेहरारू मतलब क्या हो गया? हम लोग बीवी को बोलते हैं, ठीक है, मेहरारू, हमारी मेहरारू है। गांव में जैसे बोलेंगे, ई हमार मेहरारू है, मेहरारू बा। अवधि मतलब जो है पूर्व की भाषा में हम लोग बोलेंगे, ई हमार मेहरारू बटे, ई हमारी मेहरारू बा, ठीक। मतलब मेहरारू मतलब क्या है? ये हमारी बीवी है। मनई मतलब क्या होता है? आदमी। हम लोग कहेंगे ये जो हमारे इधर की औरतें, शहर की औरतें जो होती है, वो कहती हैं कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा पति है, आदमी है। तो वही गांव के लोग क्या कहेंगे? ये हमारा मनई है, ठीक है। ये हो गया देशज शब्द। मतलब वे शब्द जिनका जन्म गांव में हुआ हो और गांव तक ही सीमित रह गए हों, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे थरिया, मेहरारू, मनई इत्यादि, ठीक है। अगला क्या रहेगा? अगला हमारा रहेगा विदेशी शब्द। अगला हमारा रहेगा विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश से बाहर की भाषाओं में से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। मतलब वे शब्द जो हमारे देश के ना होकर किसी दूसरे देश के हैं और वो दूसरे देश के हैं, और वो कहाँ प्रयोग होने लगे हों? वो प्रयोग होने लगे हों हमारे हिंदी भाषा में। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। लिखिए, वे शब्द जो बाहरी देशों से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हों, हिंदी में
प्रयोग किए जाने लगे हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी, विदेशी, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे की बात कर लिया, बल्ब हो गया, लैंप हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया। जैसे बल्ब, कुर्सी, मेज, और बल्ब, कुर्सी, मेज, हाँ ठीक है, बल्ब, कुर्सी, मेज और लैंप भी हो गया। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। अब संकर शब्द किसे कहते हैं? देसी और विदेशी, मतलब जो हमारे देश के हैं और जो विदेश के शब्द हैं, दोनों को जो मिला के जो शब्द बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द जान लीजिए, संकर शब्द जान लीजिए, देसी प्लस विदेशी, ये जो दोनों शब्द को मिला के जो शब्द प्रयोग किया जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम विदेशी संकर शब्द कहते हैं। जैसे लाठी चार्ज, इस समय बहुत लाठी चार्ज हो रही है, समझ रहे हैं ना? लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। ठीक है, अगला बात कर लेंगे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक है, अगली बात कर लेंगे सिनेमा घर, अगली बात कर लेंगे सिनेमा घर। ठीक है, सिनेमा घर, ये सब क्या है? हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे फिल्म उत्सव, ये सब हमारे क्या है? संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे अर्थ के आधार पे जो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे शब्द के भेद 4 होते हैं। पहला होता है पर्यायवाची, दूसरा होता है विलोम, तीसरा होता है समुच्चारित शब्द और चौथा होता है अनेकार्थी। ठीक है, इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पे 4 भेद होते हैं। पहला होता है पर्यायवाची, दूसरा होता है विलोम, तीसरा होता है समुच्चारित शब्द और चौथा होता है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियोज़ हमारे पसंद आ रहे हों तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।